हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रैंकर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट एचपी जीके के एमसीक्यूज। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए इस वीडियो में रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो रहेगा, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं को उनकी स्थापित क्षमता से सुमेलित करना है। मैच द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स विद देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो आपको देखना है कि कौन सी जो परियोजना है वो कितने मेगावाट की रहने वाली है। तो कौन कौन सी रहेगी, पहली गिरी रहने वाली है, दूसरी भाभा, फिर बनेर और थिरोट। तो आपको अभी तक रिकॉल हो जानी चाहिए सारी चीज़ें कि कौन सी जो है कितने मेगावाट की है। तो यहाँ पे बात करूँ तो आपको सबसे पहले गिरी देखने को मिलेगी 60 मेगावाट की। तो पहली जो गिरी रहने वाली है वो आपको 60 मेगावाट की देखने को मिलेगी। भाभा की बात करूँ तो भाभा आपको 120 मेगावाट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो बनेर रहने वाली है, बनेर आपको 12 मेगावाट की देखने को मिलेगी। और थिरोट की बात करूँ तो थिरोट जो है आपको 4 मेगावाट देखने को मिलेगी। तो 3, 1, 2 और 4 हमारा आंसर रहने वाला है। 3, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर होगा यहाँ पे। पर क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने तक का है? तो जी नहीं, हम जो है पूरी तरह से कुछ और जो हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए जल विद्युत परियोजना स्थापित परियोजना है उनके बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं का हम बात करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजना। और आप ध्यान रखिएगा, जो मेरे द्वारा यहाँ पे क्लास में डिस्कशन हो रहा है, चाहे क्वेश्चन की बात करूं या आपको हैंड रिटन जो नोट्स चाहिए, ये सारे के सारे आपको हमारी ऐप द रैंकर्स पर अवेलेबल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे भाभा के बारे में। नेक्स्ट जो परियोजना रहने वाली है वो रहेगी बस्सी परियोजना। फिर आपको देखने को मिलेगी गिरी परियोजना। चौथी जो रहने वाली है थिरोट। उसके बाद आप देखेंगे भाभा, बस्सी, गिरी, थिरोट। उसके बाद आपको आंध्रा देखने को मिलेगा। आंध्रा के बाद बात करूँ तो आपको धानवी परियोजना देखने को मिलेगी। धानवी परियोजना के नेक्स्ट आपको जो देखने को मिलेगी वो कौन सी रहने वाली है, वो रहने वाली है बनेर, गज और यहाँ पे बात करूँ बिनवा। तो आप इनकी कितने मेगावाट की है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप जो है रिकॉल करते चलिएगा। और साथ ही में आप जो है किस जिले में ये पड़ती है वो भी आप जो है दिमाग में रिकॉल करते चलिएगा, ताकि एक बेहतरीन रिवीजन आपका हो सके। इसके अलावा बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगी लारजी। लारजी के अलावा अगर बात की जाए तो गुम्मा। और अंततः आपको जो है मुझे बताना है होली परियोजना, इनकी कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और कितना जो है इनका हमें कौन से ये जिले में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपको मुझे बतानी होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी कितनी कैपेसिटी है मेगावाट्स में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम तो आपको देखने को मिलेगा भाभा के बारे में। तो भाभा रहेगी 120 मेगावाट की। बस्सी की बात करूँ 60 मेगावाट रहने वाली है। गिरी 60 मेगावाट रहेगी। थिरोट की बात करूँ 4.5 मेगावाट हमें देखने को मिलेगा। आंध्रा की अगर बात की जाए तो आंध्रा कितने रहने वाला है, 16.95 जो है मेगावाट आपको इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखने को मिलेगी। धानवी की 22.5 रहेगी। बनेर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 12। गज की बात करूँ तो 10.25 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रहने वाली है। बिनबा 6 रहेगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए लारजी की तो लारजी आपको देखने को मिलेगी 126 रहने वाली है। गुम्मा की अगर बात करूँ तो 3 मेगावाट। और होली भी आपको 3 मेगावाट की देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इनके जिले भी अगर डिस्कस किए जाए तो आपको होली का जिला कौन सा देखने को मिलेगा, चंबा देखने को मिलेगा, रावी नदी पर स्थित है। अगर मैं बात करूं गुम्मा की तो गुम्मा आपको देखने को मिलेगा मंडी में, गुम्मा खड्ड पर यह परियोजना रहने वाली है। लारजी की बात की जाए कुल्लू ब्यास नदी पर स्थापित, तो ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो बिनवा है वो कहाँ रहने वाली है, बिनवा खड्ड, यानी कि यहाँ पे कांगड़ा की बात हो रही है। गज खड्ड की बात करूँ तो ये भी कांगड़ा की बात यहाँ पे कर रहा है। बनेर की बात की जाए तो बनेर भी आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो रहने वाला है धानवी, धानवी और आंध्रा की दोनों ही आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये दोनों ही शिमला जिले में रहने वाली है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये रहने वाली है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो थिरोट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, लाहौल एंड स्पीति में चिनाब नदी के सहायक नाले पे। फिर गिरी की बात की जाए तो गिरी आपको देखने को मिलेगी सिरमौर जिले में।
नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पे बस्सी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बस्सी आपको मंडी में देखने को मिलेगी। और बात की जाए भाभा के बारे में, तो भाभा कहाँ रहेगा, किन्नौर में सतलुज नदी के सहायक के ऊपर ये बनी हुई आपको दिखाई देगी। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, डिस्ट्रिक्ट और कौन सी जो परियोजना है कहाँ पर है, इससे आपको क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आई होप आप जो है जल्द ही इन्हें याद कर लेंगे और जो है पीडीएफ आप ऐप के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है खीर गंगा किस देवता की तपोस्थली मानी जाती है। यह क्वेश्चन मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की बात की जाए, द मेडिटेशन प्लेस ऑफ विच डिटी, तो खीर गंगा इज कंसीडर्ड द मेडिटेशन प्लेस ऑफ विच डिटी, तो हमें किसका देखने को मिलेगा, भगवान कार्तिकेय का देखने को मिलेगा। कुछ और जो है जब हमने झरने जो है डिस्कस किए थे, चश्मों की बात की थी, तो उसमें जो है हमने देखा था कि भगवान कार्तिकेय जो है खीर गंगा से जुड़े हुए हैं। कसौल और मणिकर्ण के बारे में भी हमने बात की थी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और लोगों की, कुछ और जो देवता थे उनकी हम जो है तपोस्थली देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ रहेगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताने वाले हैं रिवाल्सर किसकी तपोस्थली थी। रिवाल्सर किसकी तपोस्थली रहने वाली है भाई, पहला तो आप मुझे ये बताएंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मछियाल झील किसकी तपोस्थली थी, मछियाल किसकी तपोस्थली रहने वाली है, ये आप मुझे बताएंगे। तीसरा जामू का टिब्बा, जामू का टिब्बा किसका जो है मेडिटेशन प्लेस माना जाता है। चौथे रहने वाले हैं महेंद्र पर्वत, महेंद्र पर्वत किसका जो है तपोस्थली मानी जाएगी, ये आप मुझे बताएंगे। आगे बात करूं तो आपके लिए जो क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, पराशर झील, पराशर किसकी तपोस्थली है। पराशर के बाद अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भृगु झील, ये किसकी तपोस्थली रहने वाली है। और सेवंथ में आपको खीर गंगा देखने को मिलेगा। तो इनके बारे में जो है आप मुझे बताएंगे कि कौन सा किससे संबंध है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात की जाए रिवाल्सर, रिवाल्सर हमें देखने को मिलेगी लोमश ऋषि की, लोमश ऋषि जी की तपोस्थली रहने वाली है भाई रिवाल्सर। नेक्स्ट है मछियाल, तो मछियाल रहने वाली है मच्छिंद्र नाथ जी की, मच्छिंद्र, जस्ट सेकेंड, मच्छिंद्र नाथ जी की तपोस्थली रहने वाली है। जामू का टिब्बा जमदागिनी ऋषि से संबंधित रहेगा। आगे बात करूं महेंद्र पर्वत की, तो महेंद्र पर्वत परशुराम जी से संबंधित है। उसके अलावा पराशर, तो पराशर ऋषि से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट है भृगु झील, भृगु ऋषि से संबंधित रहेगा, भृगु ऋषि से संबंधित रहेगा। और कहाँ की बात हो रही है, तो भाई हम बात कर रहे हैं कहाँ की, कुल्लू की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे खीर गंगा की बात की जाए तो फिर से खीर गंगा किसकी रहने वाली है भाई, भगवान कार्तिकेय की रहने वाली है। तो आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे रिवाइज हो गया। खीर गंगा भी हम देखेंगे कुल्लू में। थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे झरनों की बात आ ही गई है तो झरने भी लगे हाथ डिस्कस कर ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में कौन कौन से झरने हमें देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा, ताकि कुल्लू जिले में जो है कौन कौन से चश्मे हमें देखने को मिलते हैं, झरने नहीं चश्मे जो है हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक साइड गर्म पानी के चश्मों की और दूसरी साइड हम बात करने हैं भाई ठंडे पानी के। तो ठंडे पानी में हमने क्या बात की थी, रहला देखा था मंडी में, सॉरी रहला देखा था मनाली में। और इस तरफ देखा जाए तो गर्म पानी में सबसे पहले हम बात करेंगे पार्वती नदी के किनारे जो स्थित है उनके बारे में, जिसमें हमने बात की थी खीर गंगा की। हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन बार बार रिवाइज करने से आपको ये होगा कि जब एग्जाम में आप देखोगे तो आप जो है देखने वाले हो कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर आने वाला है कसोल, कसोल के बाद आप देखोगे जो तीसरा आने वाला है वो कौन सा है, मणिकर्ण, मणिकर्ण कान की बाली। फिर बात करें आगे तो आपको दूसरी देखने को मिलेगी ब्यास नदी, और ब्यास नदी के किनारे आपको दो देखने को मिलेंगे। एक तो रहने वाला है भाई ब्यास कुंड, क्या रहने वाला है, ब्यास कुंड। और दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा उसे क्या कहने वाले हैं हम, तो वशिष्ठ कुंड हमें देखने को मिलेगा, वशिष्ठ कुंड, सॉरी ब्यास कुंड नहीं, यहाँ पे जो है आप करेंगे कलथ, कलथ करेंगे आप, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कलथ आप करेंगे। और यहाँ पे जो है वशिष्ठ कुंड आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप नोट कीजिएगा। फिर आती है सतलुज नदी,
सतलुज नदी के किनारे कौन सा देखने को मिलता है? बहना हमें देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए बहना की, तो बहना जो है कहाँ, बाहरी सिराज में रहने वाला है। बाहरी सिराज वाले क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलेगा। तो इतने जो है आप कुल्लू जिले के आपको चश्मे याद होने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है हमारा। निम्नलिखित जिलों को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग लेक्स विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? सबसे पहले गोविंद सागर झील की बात हो रही है। गोविंद सागर मतलब बिलासपुर, तो एक का भाई 3 रहने वाला है। पोंग झील की बात की जाए तो पोंग झील यानी कि कहाँ की बात हो रही है? कांगड़ा की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें 4 देखने को मिलेगा। पंडोह झील कहाँ पे है? अभी मंडी में है, 2 यहाँ पे रहने वाला है। चमेरा कहाँ देखने को मिलेगी? तो चंबा में हमें देखने को मिलेगी। तो ये आप नोट करेंगे यहाँ पे 3, 4, 2 और 1 हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का भी आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है कुछ और हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन से जिले में कौन सी अन्य झीलें हैं। तो हमारे पास देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो झीलें हैं ये 2 तरह की है हमारे पास। एक तो प्राकृतिक मतलब जिसके बनने में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और दूसरी जो रहने वाली है वो कौन सी रहेगी? वो रहने वाली है कृत्रिम, मतलब मानव निर्मित। बांध बनाकर मानव ने जो है पानी को रोका और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे तो हमने कुछ देखी, गोविंद सागर झील देख ली, गोविंद सागर झील देखी। इसके अलावा अगर बात करूँ तो हमने पंडोह भी देखी, पोंग देखा, और जो है लास्ट में हमने चमेरा के बारे में बात की। लेकिन इस तरफ अगर बात की जाए प्राकृत में, तो वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए लिखूंगा ताकि आप जो है एक्टिव रिकॉल कर सके मेरे साथ। तो पहली जो हमें रहनी है, आप मुझे बताएंगे डल झील, करेरी झील और मछियाल झील। अभी बात की है वैसे हमने इसमें, ये किस जिले में रहने वाली है पहले तो आप मुझे ये बताइएगा। दूसरे में बात करूँ तो दूसरे में आप मुझे बताएंगे परशुराम झील। परशुराम झील के बाद अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप बताएंगे मुझे सुकेती झील। और सुकेती झील के अलावा आप मुझे बताने वाले हैं रेणुका झील, या जिसे कहते हैं राम सरोवर, ये कहाँ रहने वाला है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप मुझे तीसरे नंबर पे कौन सी झीलें बताएंगे, किस जिले की? तो आप मुझे बताएंगे चंबा जिले की झीलें। चंबा जिले में भरमौर में कौन कौन सी है वो आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा बात करूँ चुराह में कौन कौन सी रहने वाली है वो आप मुझे बताएंगे। और अगर बात करूँ तो खज्जियार में आपको कौन सी देखने को मिलती है वो भी आप मुझे बताएंगे। फिर चौथे की अगर बात करूँ तो चौथा कौन सा रहने वाला है भाई? चौथा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि चौथे की अगर बात की जाए कि कौन सी झील कहाँ पे है, तो किस जिले की, आप मुझे बताएंगे कुंत भयोग झील कहाँ पे है। कुंत भयोग, कमरूनाग। इसके अलावा अगर बात करूं, कुंत भयोग हो गया, कमरूनाग हो गया, साथ ही कुमारबा, कुमारबा झील आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे तो आप मुझे बताएंगे धनखड़ झील, यूनामसो झील, यूनामसो झील, और साथ में अगर बात की जाए तो नीलकंठ झील। नीलकंठ झील के बारे में आप मुझे बताने वाले हैं। तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में, भाई कौन से जिले में ये देखने को मिलेगी। तो डल, करेरी और मछियाल की बात की जाए तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? कांगड़ा जिले में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात की जाए परशुराम, सुकेती, रेणुका, जिसे राम सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, हमारी सबसे छोटी सबसे बड़ी जो आपको देखने को मिलेगी प्राकृतिक झील वो रहने वाली है रेणुका। तो आप इसके बारे में क्या ध्यान रखेंगे? सबसे छोटी रामसर साइट है ये भारत की। तो यहाँ पे ये कहाँ रहने वाली है ये आपको पता होना चाहिए, सिरमौर रहने वाली है, सिरमौर में। सुकेती अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो सुंदरनगर वाले इलाके में रहने वाली है। अभी सुकेती जो लैंग्वेज है वो कहाँ रहेगी? सुंदरनगर वाले इलाके में रहेगी। लेकिन अगर बात करूँ तो सुकेती जो झील है वो आपको सिरमौर में देखने को मिलेगी। भरमौर में कौन सी देखने को मिलेगी? तो लांबा देखने को मिलेगी, लांबा या मणि महेश। नेक्स्ट अगर बात की जाए चुराह में कौन सी रहने वाली है, तो चुराह में आपको देखने को यहाँ पे कौन कौन सी मिलेगी? तो पहली जो रहने वाली है वो रहेगी घड़ासरू, और दूसरी रहने वाली है महाकाली।
नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट है खजियार। तो यहाँ पे तो खजियार झील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, खजीनाथ को समर्पित रहने वाली है, 1951 इसकी ऊंचाई है। तो खजियार झील आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कुंतभ्यो, कुमारबाग, कमरूनाग हो। इसके बाद रिवालसर आपको देखने को मिलेगी। रिवालसर के अलावा खदलासर, डवारूसर, या अब बात की जाए लीलासर की, वो सारी कहाँ देखने को मिलेगी, तो मंडी जिले में रहने वाली है। और धनखड़, यूनामसो, नीलकंठ की बात करूँ, चंद्रताल की बात करूँ, सूरजताल, दीपक ताल, सारी की सारी कहाँ रहने वाली है, लाहौल और स्पीति में हमें देखने को मिलेगी। तो आई होप इतनी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी उपाधियों से हमें सुमेलित करना है। तो कुछ हमने पहले डिस्कस किए थे, आज उनको रिवाइज कर लेंगे। कुछ नई मैं आपके लिए और लेकर आया हूं। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट सुखदेव चौधरी आपको बताना है। हरि सिंह रहेंगे, हिरदाराम रहेंगे, और गंगत जो है गंगत रहने वाला है कांगड़ा का। तो कांगड़ा का इससे ही क्वेश्चन सॉल्व आपको देखने को मिलेगा। छोटा मुरादाबाद इसे कहा जाता है, यानी कि मिनी मुरादाबाद कहा जाएगा। अगर बात करें तो हिरदाराम पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया था, भाई जी के नाम से पुकारे जाते हैं। हरि सिंह की बात करूं तो हरि सिंह आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे शेर हिंद देखने को मिलेंगे, और सुखदेव जी जो है वो आपको वीर हिंद देखने को मिलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो 1 इनका रहने वाला है, 2 इनका, 3 इनका और 4 इनका। 2, 3, 1 और 4 आपको देखने को मिलेंगे। 2, 3, 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न का आंसर होने वाला है। कुछ और जो है आपको रिवाइज करने को अगर मैं दूं तो आप मुझे बताने वाले हैं, मैं आपको आज नाम लिखूंगा, आप उनकी उपाधियां बताएंगे ताकि अच्छे से जो है आपको रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सबसे फेमस व्यक्ति बाबा कांशी राम जी, फिर उसके बाद दूसरे भज्जू राम जी। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे कौन रहने वाले हैं, तो पंडित पद्मदेव, इनकी कौन सी उपाधि थी। फिर निकोलस रॉरिक जी, निकोलस रॉरिक के बारे में आप मुझे बताएंगे कि इनको कौन सी उपाधि थी। भाई जी के बारे में, भाई जी किसकी उपाधि थी अभी हमने पढ़ा, लेकिन आप फिर भी जो है मुझे बताएंगे उनके बारे में। नेक्स्ट अगर बात करूं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ और जो हमने इलाके पढ़े थे या कुछ शहर पढ़े थे उनके नाम देख लेते हैं। तो राजगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, मंडी को किस नाम से जाना जाता है, सोलन को किस नाम से जाना जाता है, मैक्लोडगंज किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ और बात करूँ तो आप मुझे बताएंगे कि ताबो मठ को किस नाम से जाना जाता है, ताबो मठ को किस नाम से जाना जाएगा। और अगर बात करूँ तो लाहौल स्पीति का दूसरा नाम क्या है, वो आप मुझे बताएंगे। तो इतनी कुछ चीज़ें हम जो है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं बाबा कांशी राम जी के बारे में। तो इन्हें कहा जाता है पहाड़ी गांधी या बुलबुले पहाड़, पहाड़ी गांधी या पहाड़ों की बुलबुल इन्हें कहा जाएगा। भज्जू राम जी की बात करो तो भज्जू राम जी हमें जो है पहाड़ी सीमांत गांधी देखने को मिलेंगे। सीमांत गांधी, हिमाचल के सीमांत गांधी, ध्यान रखेंगे आप। भारत के सीमांत गांधी कौन है, फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट बात करूं पंडित पद्मदेव जी, पंडित पद्मदेव जी की अगर बात की जाए तो इन्हें जाना जाता है कविराज के नाम से। नेक्स्ट है निकोलस रॉरिक जी, तो इन्हें जाना जाता है महर्षि के नाम से। आगे बात करूं भाई जी हिरदाराम जी। नेक्स्ट राजगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है आड़ू की घाटी, यानी कि पीच वैली के नाम से इसे जाना जाता है। सिरमौर में स्थित है। मंडी की बात की जाए तो इसे कहा जाता है मिनी बनारस, ऐसे कहा जाता है छोटी काशी। लिखते चलिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सोलन की बात की जाए तो इसे खुम सिटी या मशरूम सिटी कहा जाता है, खुम नगर या मशरूम नगर इसे कहा जाता है। ये आप नोट करेंगे। मैक्लोडगंज को मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो रहेगा ताबो, इसे हिमाचल प्रदेश की अजंता के नाम से जाना जाता है। और लाहौल स्पीति की बात करूँ छोटा तिब्बत, छोटा तिब्बत इसे कहा जाता है। कुछ और रिबा आप मुझे बताएंगे, रिबा को किस नाम से जाना जाता है। और साथ ही आप मुझे बताएंगे हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र किस गांव में देखने को मिलता है, प्राचीनतम लोकतंत्र किस गांव में देखने को मिलेगा। तो रिब्बा को किस नाम से जाना जाएगा, अंगूरों की भूमि,
अंगूरों की भूमि के नाम से जाना जाएगा। और एचपी में प्राचीनतम लोकतंत्र कौन सा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मलाना गांव का किस जिले में है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। आगे बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के। निम्नलिखित घाटियों को उनके विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। सांगला घाटी, बल्ल घाटी, कुल्लू घाटी और कयारदुन घाटी। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। विशेषता क्या है भाई, तो देव घाटी और रूपी वैली फेमस है कहाँ पे, तो ये देखने को मिलेगा देव घाटी के नाम से कुल्लू घाटी को जाना जाता है, और कुल्लू में ही आपको रूपी वैली भी देखने को मिलती है। तो सी का पहला यहाँ पे रहने वाला है। फिर आता है पोंटा वैली, नाम से ही क्लियर होगा। और गिरी और बाटा रिवर क्या करते हैं, पानी देते हैं इस घाटी को, यानी कि केआरदुन घाटी की बात हो रही है। तो दूसरा यहाँ रहने वाला है मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी आपको कौन सी देखने को मिलेगी, बल वैली रहने वाला है। तो तीन यहाँ पे रहेगा। और कामरू सांगला और चितकुल विलेज किस घाटी में है, तो सांगला बसपा घाटी में हमें देखने को मिलेंगे। 4-3-1-2, 4-3-1-2 आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पे। अब थोड़ा सा सारी घाटियों के बारे में जान लेते हैं, ताकि जो है हमें दूसरी बार सिर्फ रिवाइज करना पड़े, नोट्स एक जगह पे बन जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांगड़ा की। आप रिकॉल करते चलिएगा कांगड़ा में कौन सी घाटी है। उसके अलावा हम बात करेंगे मंडी में। मंडी में कौन सी घाटियां हैं, सिरमौर में बात करेंगे, चंबा, ऊना, बिलासपुर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कहाँ, हम देखेंगे सोलन। सोलन के अलावा अगर बात की जाए लाहौल स्पीति में हम देखने वाले हैं। फिर उसके अलावा अगर बात की जाए तो लाहौल स्पीति भी हो गया, कुल्लू, कुल्लू हम देखेंगे, किन्नौर हम देखने वाले हैं। तो इतने कुछ जिलों की हम प्रमुख घाटियां देख लेते हैं, कुछ 10 जिलों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांगड़ा के बारे में। कांगड़ा में कौन सी, कांगड़ा घाटी, जिसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, बैजनाथ, धर्मशाला। इसके अलावा बात की जाए तो कांगड़ा, पालमपुर सारे क्षेत्र इसी में पड़ते हैं। बेल्ट जो पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है वो भी हमें यहीं पे देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। मंडी की बात करूँ तो मंडी में हमें कौन सी वैली देखने को मिल रही है, तो हमें देखने को मिल रही है चौंतरा वैली। चौंतरा वैली देखने को मिलेगी जोगिंदर नगर में। चौहार वैली देखने को मिलेगी उल नदी के किनारे में। इसके अलावा बात की जाए तो बल वैली हम पढ़ चुके हैं, जिसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है। और अंततः बात करूँ तो इमला बिमला, जो कि परलोक से लेकर शिकारी देवी तक हमें देखने को मिलती है। और कहाँ पे, तो करसोग इसी घाटी में जो है स्थित है। सिरमौर में बात करें तो कियारदुन घाटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। गिरी और बाटा नदियाँ जो है इसे पानी देती है। यमुना जो है जो जौनसोर बाबर क्षेत्र है उत्तराखंड वाला, उसको हमारे हिमाचल से अलग करता है। और इसके अलावा अगर कुछ इसकी विशेषताओं की बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा धौला कुआं, मनी माजरा, वो सारे क्षेत्र जो है यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं चंबा में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी चुरा घाटी, बैरा सयूल नदियाँ। फिर आपको देखने को मिलेगी पांगी घाटी, अभ्रक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस ये घाटी रहने वाली है। और चंबा घाटी, रावी घाटी, वो सारी। फिर आता है यहाँ पे स्वां घाटी, या जिसे कहा जाता है जसमा घाटी। जसमा घाटी भी इसे कहा जाएगा, तो ये भी आप नोट करेंगे। बिलासपुर की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगी चेंतो घाटी। सबसे पहले हम देखेंगे चेंतो घाटी, और फिर हम देखने वाले हैं भाई दाबी घाटी के बारे में। तो ये आप नोट कीजिएगा। सोलन की बात करूं तो यहीं पे हमें देखने को मिलेगी सरसा घाटी, औद्योगिक घाटी के नाम से जिसे जाना जाता है। नालागढ़ हो, ब्रोटीवाला हो, बद्दी हो, सारे इसी के किनारे हैं। ढगशाही, सनाबर, कसौली, सारे इसी नदी के या इसी घाटी में बसे हुए आपको क्षेत्र देखने को मिलेंगे। फिर बात करूँ दूसरी की तो गंबर घाटी आपको देखने को मिलेगा। भागल रियासत इसी के किनारे है। नेक्स्ट आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, तो भाई हमें यहाँ पे अगली घाटी जो देखने को मिलेगी सप्रून घाटी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा कौन सी घाटी आपको देखने को मिलेगी, एक और रह गई, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लाहौल स्पीति में बात की जाए तो गारा रहने वाली है, जिसे भागा के नाम से जाना जाता है। रंगौली घाटी रहने वाली है, पत्तन वैली और नौहनगर घाटी भी यहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करूँ कुल्लू में, तो कुल्लू में हमें कौन सी घाटी देखने को मिलती है, तो कुल्लू में हमें देखने को मिलेगी देव घाटी। देव घाटी या कुल्लू घाटी भी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा सेंज घाटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे रूपी घाटी के बारे में, और पोटा घाटी भी हमें यहीं पे देखने को मिलती है, तो ये आप नोट कीजिएगा। किन्नौर में कौन सी है, तो सांगला या बसपा वैली की हमने बात की, सांगला या बसपा। और इसके अलावा हमें एक देखने को मिलेगी ठिडोंग घाटी, ये भी आप जो है नोट करेंगे। तो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां आपके लिए जानना जरूरी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेकंड दीजिएगा।
चलिए तो छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 88% लोग जो हैं पहाड़ी तथा 6% लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट रहने वाला है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है, पहाड़ी भाषा का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी नागर अपभ्रंश से हुआ है। और बिस्वाई बोली जो है वो सिरमौर जिले के गिरिपार वाले क्षेत्र, गिरिपार यानी कि शिमला से जो इलाका लगता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, वहां पर बोली जाती है बिस्वाई घाटी, सॉरी बिस्वाई बोली जो है वहां पर बोली जाती है। तो तीनों ही आपको यहाँ पे स्टेटमेंट सही देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। एक एक करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी बात की, यहीं पे बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे जो है इतनी 88.77% तो लोग पहाड़ी बोलते हैं, इतने लोग पंजाबी बोलते हैं, और शेष जो रह गया वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो बोलते हैं तिब्बती लैंग्वेज। एक तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा, धीरेन्द्र वर्मा हो चाहे भोलानाथ तिवारी हो, हरदेव बहारी हो, इन सब ने कहा है कि जो पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है वो सौरसेनी से हुआ है। तो भोलानाथ तिवारी आप नाम साथ में लिखिएगा, भोलानाथ तिवारी का नाम साथ में लिखिएगा, हरदेव जी का नाम जो है आप साथ में लिखेंगे। इन सब का एक है, लेकिन एक व्यक्ति हुए जॉर्ज ए ग्रियर्सन, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने अपनी किताब भारत का भाषिक सर्वेक्षण में लिखा कि भाई जो पश्चिमी पहाड़ी भाषा है इसका उत्पत्ति किससे हुई है। तो आपको देखने को मिलेगी इसकी उत्पत्ति हुई है दर्दी भाषा प्लस पैशाची भाषा से। तो इनका मानना ये है, लेकिन इनका मानना है कि भाई सौरसेनी जो नागर है उसके अपभ्रंश से ही पश्चिमी पहाड़ी भाषा का क्या हुआ है, उदय हुआ है। तो ये नाम भी आप साथ में ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करूँ बिस्वाई बोली, तो अब कुछ बोलियां देख लेते हैं किस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। एक तरह से हम नोट्स ही बना लेंगे यहाँ पे उसके बारे में भी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, सिरमौर में। तो बताइएगा सिरमौर में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। पहली आपको देखने को मिलेगी धारटी, जो गिरी आर वाले क्षेत्र की लैंग्वेज है। और फिर हम देखेंगे बिश्वाई के बारे में। बिश्वाई कहाँ है भाई, गिरी पार वाले क्षेत्र की है। इस तरह से अगर आपको पता होगा यहाँ पे आपको सिरमौर जिला देखने को मिलेगा, गिरी नदी यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, इस वाले क्षेत्र को गिरी आर वाला क्षेत्र, और ये पार को है भाई सिरमौर से तो गिरी पार वाला क्षेत्र, ये शिमला वाले क्षेत्र से लगती है, क्योंकि इसलिए इसे जो है आप देखेंगे कि शिमला वाला क्षेत्र आपको बिस्वाई लैंग्वेज बोलते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर बात करते हैं उसके अलावा मंडी की। तो मंडी में आपको देखने को मिलेगी कौन कौन सी लैंग्वेज, मंडियाली, इसके अलावा बालड़ी यानी कि बल वैली की, मंडी वैली की, बल वैली की। फिर आपको देखने को मिलेगी सुकेती, सुंदरनगर की, और मेरी अपनी मातृभाषा सरघाटी, वो आपको देखने को मिलेगी सरकाघाट वाले क्षेत्र में। फिर बात करते हैं मंडी हो गया, सिरमौर हो गया, उसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको चंबा में चंबियाली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कौन सी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, कांगड़ा हो, उन्ना, हमीरपुर, यहाँ तीनों में ही आपको जो है एक ही लैंग्वेज देखने को मिलेगी, कांगड़ी। कांगड़ी से ही बहुत सारी आप देखेंगे, जो कांगड़ी है नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के क्षेत्र की अगर बात करूँ तो ये हो गया कांगड़ा वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपको कांगड़ा वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। उसके बाद ऊपर वाला हमीरपुर हो गया भाई, नीचे वाला हम उन्ना देखते हैं, और बिलासपुरी। तो यहाँ पे जो क्षेत्र जो है ये पंजाब से सटा हुआ आपको देखने को मिलेगा। हमने पढ़ा था 5 राज्य जो है पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, तो ये वाले राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इनमें जब सीमा बन रही है तो ऑब्वियसली जो पंजाबी लैंग्वेज है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव उस क्षेत्र में पड़ने वाला है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है उनके द्वारा यही मानना है कि भाई जो पंजाबी लैंग्वेज है उसी से कौन सी लैंग्वेज निकली है, कांगड़ी निकली है, और उसी से बिलासपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो कहलूरी लैंग्वेज है वो भी उसी से उत्पन्न हुई है। तो यहीं पे नेक्स्ट जो हम लिखने वाले हैं वो लिखेंगे हम बिलासपुर के बारे में, कि बिलासपुर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कहलूरी बोली जाती है। फिर थोड़ा नीचे आते हैं सोलन वाले क्षेत्र में। तो सोलन में हम क्या देखने वाले हैं, सोलन के क्षेत्र में अगर बात की जाए, सोलन में हम एक लैंग्वेज और देखेंगे। सोलन में कौन सी रहने वाली है, हिंडूरी रहेगी पहले तो, नालागढ़ क्षेत्र की, बगाटी रहेगी सोलन और कसौली क्षेत्र की, भगलानी रहने वाली है अर्की वाले क्षेत्र की। तो ये जो है आपको कुछ चीज़ें भागल रियासत या अर्की वाले क्षेत्र की रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पे कुछ जिले आपको और देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हम बात कर लेते हैं किन्नौर की।
तो किन्नौर में जो 75% जनता है वो एक लैंग्वेज बोलती है जिसे कहते हैं किन्नौरी, या उसे कहेंगे होम्सकद। ये लैंग्वेज बोली जाती है भाई यहाँ पे। इसके अलावा बात की जाए तो ऊपर वाला जो किन्नौर है, जो कि स्पीति से लगता हुआ क्षेत्र है, ऊपरी किन्नौर के इलाके में कौन सी बोली जाती है, तो भोटी लैंग्वेज बोली जाती है। और स्पीति वाले इलाके में देखेंगे आप तो वहां भी भोटी बोली जाएगी। तो इसलिए आप देखेंगे कि संस्कृति जो है किसी भी एक पक्षी की भांति होती है जो किसी सीमा को नहीं मानती है। तो संस्कृति में जो लैंग्वेज है वो भी आपको इस तरह से प्रसारित होती हुई दिखाई देगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज की, तो आपको कौन सी देखने को मिलेगी, संगनूर देखने को मिलेगी, जंगियम आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको कुछ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको लाहौल स्पीति की देख लेते हैं और फिर जो है हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लाहौल स्पीति की देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसा कि मैंने कहा भोटी आपको देखने को मिलेगी, पटनी आपको देखने को मिलेगी, चांगसा देखने को मिलेगी, मानछद देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करूँ तो तिनान आपको देखने को मिलेगी सिशु क्षेत्र में। केलोंग वाले क्षेत्र में आपको गहरी देखने को मिलेगी। और यही कुछ लैंग्वेज जो है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। वैसे चनाली भी रह गई थी लेकिन इतनी काफ़ी रहेंगी आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन जो रहेगा, कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले हिमाचल प्रदेश के प्रथम गवर्नर कौन थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने अच्छे से अगर मेरा सेशन पिछला अटेंड किया होगा तो मैंने जो है पिछले किसी सेशन में आपको बताया होगा, श्री सुरेंद्र नाथ जो है विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बनते हैं जिनका जो दिवंगत होते हैं अपने कार्यकाल के दौरान। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सुरेंद्र नाथ जी। एस चक्रवर्ती जी की बात करूं तो आपको ये हिमाचल प्रदेश के जो है पूर्ण राजत्व की जब प्राप्ति हुई तो उसके पहले राज्यपाल कौन थे, वो आपको एस चक्रवर्ती जी देखने को मिलेंगे। श्रीमती शीला कौल जी की बात करूं तो ये आपको कौन देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगी। मेजर जनरल हिम्मत सिंह की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश जब पार्ट सी स्टेट था उस दौरान आप बात करें तो वहां पे हमें उपराज्यपाल कौन देखने को मिलेंगे, उपराज्यपाल हमें कौन देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे वो रहने वाले हैं MS हिम्मत सिंह जी। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल, जब हम क्या थे, जब हम थे एक केंद्र शासित प्रदेश, तो उस दौरान हमें कौन देखने को मिले, वो रहने वाले हैं बजरंग बहादुर जी। कुछ और नाम जो है आपके सामने लिखूंगा, उन्हें भी आप प्लीज नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए तो आप मुझे बताने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले तो सबसे पहले बात करेंगे हम, एक नाम रहने वाला है NC मेहता, दूसरा नाम रहेगा EP मून, तीसरा जो नाम रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, तो आप मुझे बताएंगे YS परमार जी के बारे में, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। फिर आएंगे अगर यहाँ पे बात की जाए KL मेहता जी की। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे जयवंत राम जी के बारे में। फिर आपको यहाँ पे मुझे बताना है कृष्णचंद्र जी के बारे में। कृष्णचंद्र जी के बारे में आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं तो आपको मुझे बताना है किसके बारे में, तो KS कटोच जी के बारे में आप मुझे बताएंगे और KC मल्होत्रा जी के बारे में आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा NC नंदी जी के बारे में आप मुझे बताएंगे। TVR टाटाचौरी जी के बारे में मुझे बताइएगा, ये कौन थे। इसके अलावा बात की जाए तो मैंने पिछले सेशन में आपसे पूछा था, श्रीमती लीला सेठ जी के बारे में बताइएगा। और साथ ही हमीदुल्ला बेग जी के बारे में भी आप मुझे बताने वाले हैं। हमीदुल्ला बेग, एक और नाम लिख लीजिए, राजकुमारी अमृत कौर और चिरंजीव लाल वर्मा। तो चलिए इन कुछ नाम्स को डिस्कस हम कर लेते हैं कि कौन कौन से नाम रहने वाले हैं। साथ यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो इन नामों को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम NC मेहता जी के बारे में। NC मेहता जी आपको पहले मुख्य आयुक्त देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के।
उप मुख्य आयुक्त की अगर बात करूं पहले कौन थे, तो आपको ईपी मुंजी देखने को मिलेंगे। YS परमार जी क्या है, पहले सीएम रहने वाले हैं। KL मेहता जी की बात करूं तो ये पहले मुख्य सचिव थे। 1952 की वो तारीख है जब इन्हें अपॉइंट किया गया था। फिर जयवंत राव जी की बात करें तो ये कौन रहने वाले हैं, ये रहेंगे पहले विधानसभा अध्यक्ष। पहले विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे, सभा अध्यक्ष जो है रहने वाले हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर पूर्ण राज्यत्व का पहला आपसे विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो वो कौन रहने वाले हैं, देशराज महाजन जी वो रहेंगे। ये आपको नोट करना है। फिर बात करूं कृष्ण चंद्र जी की, तो ये विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष होने वाले हैं, विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष रहेंगे। KS कटोच जी की बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेंगे हमारा जो राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के देखने को मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के। और एक इसके रहने वाले हैं तो जो राज्य चयन बोर्ड था, राज्य चयन बोर्ड हमीरपुर के कौन थे, तो KC मल्होत्रा जी हमें पहले देखने को मिलते हैं। NC नंदी कौन है, विधानसभा के सचिव हमें देखने को मिलेंगे, विधानसभा के सचिव हमें देखने को मिलेंगे पहले। TBR टाटाचेरी पहले लोकायुक्त रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो लीला सेठ आपको देखने को मिलेगी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये रहने वाली हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, और ये रहने वाले हैं पहले चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हमीदुल्ला बेग जी। राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला हैं जो लोकसभा में आपको क्या देखने को मिलेगी, मेंबर देखने को मिलेंगी। और चिरंजी लाल वर्मा की बात करूं तो राज्यसभा में आपको पहले जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश से जाते हुए दिखाई देंगे वो कौन रहने वाले हैं, चिरंजी लाल वर्मा जी रहने वाले हैं। चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन रहेंगे, कुलिंद जनपद ब्यास सतलुज यमुना नदियों के मध्य स्थित है तथा इसके सिक्कों पर राजा अमोघभूति का नाम अंकित है। फिर बात करते हैं कुलुत की। कुलुत की प्राचीन राजधानी नगर थी और इसकी स्थापना प्रयाग से आए हुए भयंग मणिपाल जी के द्वारा की गई है। हम देखते हैं उसके बारे में भी, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही रहने वाली है। अब थोड़ा सा जो है जान लेते हैं महाभारत में जो हमारे 4 जनपद है उनके बारे में। तो महाभारत में वर्णित जो 4 जनपद है उनके बारे में जान लेते हैं। महाभारत के समय हिमाचल प्रदेश, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन देखने को मिलेगा, सबसे पहला जो जनपद रहेगा औदुंबर जनपद रहने वाला है। तो आप औदुंबर में क्या ध्यान रखेंगे, ये विश्वामित्र के वंशज थे, विश्वामित्र के वंशज थे। और किस गोत्र से माने जाते हैं, तो कौशिक गोत्र से आपको ये देखने को मिलेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये शिव भक्त थे, शिव भक्त थे। कैसे पता, इनके सिक्कों पर हमें महादेवसा लिखा हुआ मिला है, त्रिशूल नंदी जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है। और तीसरा, ये गद्दी जनजाति से संबंध, जो वर्तमान में गद्दी जनजाति है उसके ये आपको गद्दी जनजाति जो है वो इनकी ही वंशज हमें देखने को मिलती है। और कहाँ वाले क्षेत्र में है, तो थोड़ा सा अगर उसकी बात की जाए तो आपको होशियारपुर, पठानकोट, कांगड़ा, ज्वालामुखी वो सारे क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो है औदुंबरों का क्षेत्र रहने वाला है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा कौन सा जनपद रहेगा, कुल्लूत रहने वाला है भाई, कुल्लूत रहने वाला है। ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो ब्यास नदी के ऊपर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको ब्यास आती हुई दिखाई देगी इस तरह से, तो यहाँ जो देखने को मिलेगा वो कुल्लूत देखने को मिलेगा। ब्यास का ऊपरी क्षेत्र जो है वहां पे हमें ये देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ और ऐड किया जाए तो कत्रियादी गंगा के अकॉर्डिंग नगरी इसकी प्राचीन राजधानी थी, प्राचीन राजधानी थी। और मैंने आपसे बात की थी कि 100 AD जो यहाँ का सबसे पुराना सिक्का है वो 100 AD का है। वो किसका है, राजा विर्यास का रहने वाला है। ये आप नोट करेंगे। तो 3 पॉइंट इससे संबंधित देख लिए। अब जो है 3 और पॉइंट देख लेते हैं अगले जनपद से। वो रहने वाला है हमारा कुलिंद जनपद। कुलिंद जनपद जो है हमें देखने को मिलेगा। कुलिंद जनपद अगर बात की जाए ब्यास से नीचे रहेगा। सतलुज यहाँ से आपको आती हुई दिखाई देगी और साथ ही यहाँ से आपको यमुना। तो इस वाले क्षेत्र में जो है कुलिंद जनपद रहने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कुलिंद जनपद की अगर बात करें तो क्षेत्र कौन से है, शिमला रहने वाला है, सहारनपुर वाला क्षेत्र रहने वाला है, सिरमौर अंबाला वाले क्षेत्र यहाँ पे रहेंगे। इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या रहने वाला है, ये गणतंत्रीय प्रणाली पर शासन किया करते थे। ये गणतंत्रीय प्रणाली पर शासन किया करते थे।
और यहाँ पे अगर एक और पॉइंट मैं आपको लिखवाऊं तो आपको देखने को यहाँ पे क्या मिल रहा है कि ये क्या करते थे, तो इनका आप ध्यान रखेंगे कि इनके जो चांदी के सिक्के मिले हैं ना, चांदी के सिक्के, उस पे आपको देखने को मिलेगा कि अमोघ भूति का नाम अंकित है। अमोघ भूति का नाम जो है अंकित आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। त्रिगर्त के बारे में अगर बात की जाए तो हमने देखा था त्रिगर्त जो है 6 राज्यों से मिलकर बना था, ये कनिष्क का कहना है। अभी कौन कौन से थे, तो जलमनी था, जानकी था, दंडकी, कौंदप्र था, ब्रह्मगुप्त और शक्ति जैसे आपको 6 जनपद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे आपको भूमिचंद संस्थापक के तौर पर देखने को मिलेंगे। जो शर्मा चंद थे उन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था, और जो आपको देखने को मिलेंगे कि उन्होंने ही क्या किया था, जो विराट मत्स्य के विराट राजा थे उनको भी उन्होंने ही युद्ध में हराया था या उन पर आक्रमण किया था जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान वहां जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महलोक रियासत की स्थापना अयोध्या से आए वीरचंद ने की थी। महलोक रियासत की स्थापना बाणसेन ने की थी। देखिए वैसे तो आपको सारे संस्थापक मैं याद करवा चुका हूं अभी तक, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, महलोक रियासत, मंगल रियासत के बारे में, ना कि संस्थापकों के बारे में। तो ध्यान रखेंगे बाणसेन मंडी के हैं, तो दूसरा तो गलत रहने वाला है, और पहले कौन है, वीरचंद महलोक के रहने वाले हैं। इनके बारे में हम फर्दर डिस्कशन आगे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हम जब सोलन जिले को पढ़ते हैं, सोलन जिले में हमें 7 रियासतें पढ़नी होती है। कौन कौन सी है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो बघाट रहने वाली है पहली, तो दूसरी कौन सी रहेगी, भागल रहेगी, कुनिहार, कुठार, सबके संस्थापक याद करते चलिएगा। फिर हम देखते हैं मांगल, महलोक और हिंदूर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे, ये सारी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मांगल और महलोक की बात होने वाली है। तो चलिए मांगल और महलोक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मांगल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे, सारी हम नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। मांगल की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेंगे कि इसकी संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे अत्रि राजपूत थे। अत्रि राजपूतों को इसका संस्थापक माना जाता है, और कहाँ से थे ये, मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात किया जाए तो इसका नाम कैसे पड़ा, तो एक शासक हुए मांगल या मंगल नाम से, वो आपको देखने को मिलेंगे 1240 AD में, और इसी समय जो है इन्होंने ही इस रियासत का नाम अपने नाम पर रखा था। नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया, तो फिर हमें गोरखा आक्रमण के बाद अंग्रेजों का जब हस्तक्षेप हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो सनद किस व्यक्ति को प्राप्त हुई, उस समय यहाँ के शासक रहने वाले हैं बहादुर सिंह जी। बहादुर सिंह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जो है आपको यहाँ पे कौन देखने को मिलेंगे, अगर बात करूँ अंतिम कौन रहेंगे, तो अंतिम आपको देखने को मिलेंगे शिव सिंह। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, शिवराम सिंह जो है आपको अंतिम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मांगल जो है अंततः 15 अप्रैल 1948 को कहाँ शामिल हो गई थी, किस तहसील में, तो अर्की में इसे शामिल कर लिया गया था, ये आप नोट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, तो हमने जो है मांगल देख ली, अब महलोक के बारे में देख लेते हैं। तो महलोक के हमने संस्थापक पढ़े हुए वीरचंद, कहाँ से आए थे, अयोध्या से आए हुए थे। नोट करते चलिएगा सारी चीज़ों को। वीरचंद देखिए अयोध्या से आए हुए थे, इन्होंने क्या किया, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करेंगे, तो पट्टा नामक गांव में अपनी राजधानी स्थापित करेंगे। वो इनकी राजधानी रहने वाली है, पट्टा नामक गांव इनकी राजधानी रहने वाली है। फिर बात करते हैं एक शासक यहाँ पर होंगे उत्तम चंद। उत्तम चंद क्या करते हैं, तो उत्तम चंद जो है आपको देखने को मिलेगा कि इनके द्वारा जो है राजधानी को कोटधारसी लाया जाता है। कोटधारसी लाया जाता है 17वीं सदी में जो है कोटधारसी लाया जाता है उत्तम चंद के द्वारा। फिर बात करते हैं संसार चंद की। संसार चंद हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो संसार चंद जो है हमें देखने को मिलता है कि इन्हीं के समय गोरखा आक्रमण होता है, और ये भी वहीं शरण लेते हैं जहाँ राम शरण थे उनके द्वारा शरण ली गई थी, हिंदूर के जो शासक थे। और उन्होंने कहाँ शरण ली थी, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चल सके कि उन्होंने कहाँ शरण ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा संसार चंद के अलावा एक और व्यक्ति आएगा, रघुनाथ चंद। रघुनाथ चंद के समय में आप ध्यान रखेंगे कि इनको जो है राणा का टाइटल देना शुरू किया गया था।
और अंतिम शासक कौन रहने वाले हैं? अंतिम शासक आप ध्यान रखेंगे नरेंद्र चंद रहने वाले हैं। नरेंद्र चंद आपको देखने को मिलेगा, इसके अंतिम शासक रहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी भागल भगाट और पूरे सोलन जिले को। कभी किसी और क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे एक साथ, ताकि आपके नोट्स जो है अच्छे से बनते रहे, रिवाइज सारी चीज़ें होती रहे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के कल्चर से चीजें। तो यहाँ पे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। घुरई नृत्य चंबा जिले का एक लोक नृत्य है। घुरई नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती है। यह विवाह, मेलों, यात्राओं के अवसर पर किया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही रहने वाली है, दोनों ही स्टेटमेंट रहेंगी। तो यहाँ पे एक और दो जो है सही रहेगा। क्या क्वेश्चन डिस्कस करना हमारा मोटिव है? जी नहीं, हमारा मोटिव है अच्छे नोट्स बनाना और कम समय में ज्यादा चीजें रिवाइज करना। तो कौन सा? सबसे पहले बात कर लेते हैं चंबा के लोक नृत्य। तो चंबा के लोक नृत्य पहले हम बात करेंगे जो स्त्रियों के द्वारा किए जाते हैं उनके बारे में, कौन कौन सा रहने वाला है। तो पहला तो हमने पढ़ लिया भाई घुरई के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे हम किकली के बारे में, किकली, और इसके अलावा डग्गी हमें पढ़ना है। ये जो है महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। ये एक नहीं है, इसे आप जो है यहाँ पे कॉमा लगाइए आप। फिर बात करते हैं हम पुरुषों के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो गद्दी नृत्य मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और स्त्री और पुरुष के द्वारा दोनों के द्वारा कब नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पांगवाल नृत्य आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और सामूहिक नृत्य जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सारे के सारे सामूहिक है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ और हमें देखने को मिलेंगे वो कौन से है? हांतर रहेगा, झांझर रहेगा, झांकी रहने वाला है, झांकी रहने वाला है। इसके अलावा हमें फुलियाना देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नृत्य यहाँ पे आपको होते हुए दिखाई देंगे। किन्नौर के भी साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो किन्नौर में कौन कौन से देखने को मिलते हैं भाई? तो मैंने बात की थी आपसे, किन्नौर में मिलेगा देखने को कयांग, इसके अलावा वाक्यांग, वाक्यांग आपको देखने को मिलेगा, वोयांगछू आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा क्यांग, वाक्यांग, वोयांगछू। डलशोन आपको देखने को मिलेगा, डलशोन हो गया। इसके अलावा चोल लंबा की बात की जाए, नागस कायड़ की बात की जाए, हिरकी कायड़ की बात की जाए, वो सारे हमने किन्नौर में देखे थे। लाहौल एंड स्पीति की अगर मैं बात करूँ तो वही यहाँ पे कौन कौन से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप बुदेन लिखिएगा, बुदेन आपको देखने को मिलेगा। कायड़ आपको देखने को मिलेगा, जो राजा युकुंत्रुस थे उनके जो विवाह था उसके अवसर पर पहली बार ये नृत्य किया गया था। इसके अलावा शांत जो बुद्ध स्तुतियों में हमें देखने को मिलता है, और शाबू जो मुख्यतः फसल के उत्सव के दौरान हमें चीज़ें देखने को मिलती है, फसल उत्सव पर जो डांस देखने को मिलता है वो हमें शाबू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे शाबू भी आप नोट कीजिएगा, शाबू। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो दोनों जगह लाहौल स्पीति में और प्लस आपको किन्नौर में अगर बात करूँ तो यहाँ पे कौन से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मुखौटा, जिसे हमने जो है शेर नृत्य के बारे में भी बात की थी कि उसे शेर नृत्य भी कहा जाता है। इसके अलावा राक्षस नृत्य, जिसे हम प्रेत नृत्य भी कहते हैं, और साथ में छाम नृत्य भी कहते हैं। और एक रहने वाला है सुन्ना कायड़। सुन्ना कायड़ जो है एक नृत्य और रहने वाला है। तो ये कुछ जो है लोक नृत्य आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है, और आई नो थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की है। तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहने वाली है वो क्या रहेगी कि ये सारा का सारा PDF जो है आपको हमारी ऐप द रैंकर्स पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप अगर फ्री PDF वाले स्लाइड पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको फोल्डर में जो है ये PDF सारा का सारा हैंड रिटन और कंप्यूटराइज्ड दोनों ही आपको मिलने वाले हैं। बाकी अगर आपने ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय।